BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में हर रोज 59,000 टन कचरा फेंका जाता है। हर जगह फैला हुआ कचरा एक बड़ा मसला है। क्या कराची जैसे बड़े शहर में यह मसला हल किया जा सकता है? ये जो कचरा आपको नजर आता है, ये जो नालों में फंसा हुआ नजर आता है, ये माफिया का काम है। कचरे को कभी भी वो माफिया जो है वो जो डंपिंग पॉइंट है उधर तक नहीं पहुंचने देगा। पाड़ाचनार में होने वाले बम धमाकों के मुतासरीन का इस्लामाबाद में एहतजाज 7वें दिन भी जारी। हुकूमत की तरफ से मुआवजे की पेशकश मुस्तरद। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी की बॉलीवुड में आमद। उनकी पहली फिल्म आइंदा माह पेश की जा रही है। पाकिस्तान में हर साल टनों कचरा फेंका जाता है। हुक्काम के बकौल अगर आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह बरकरार रही तो चंद बरसों में कचरे की मिकदार दुगनी हो जाएगी। मुल्क में हर साल 2 करोड़ टन कचरा पैदा होता है, यानी रोजाना 59,000 टन कचरा फेंका जाता है। इस हिसाब से हर घर से औसतन तकरीबन 2 किलो कचरा निकलता है। इसमें खाने पीने की अशिया, घास फूस, मलबा, धात, प्लास्टिक और शीशा वगैरह शामिल है। कचरे के बारे में BBC उर्दू के खुसूसी सिलसिले की पहली रिपोर्ट कराची के बारे में है। एक तरफ तो घरों, दुकानों और सनतों से निकलने वाला ये कचरा ज्यादातर शहरियों के लिए वबाल जान है, तो दूसरी जानिब इसी कचरे से बहुत से लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। लेकिन कैसे? देखिए कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। हीमा कच्ची के पास ये जादू की छड़ी नहीं बल्कि मकनातीसी रॉड है, जिसके जरिए वो कचरे के ढेर की हर चीज को खंगालती हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से ये कचरा ही हेमा का रोजगार है। इसमें सिल्वर, तांबा और पीतल है। इसके अलावा शीशा और हड्डियां भी हैं। ये अशिया निकालते हैं, 2 दिन जमा करके इसे फरोख्त करते हैं। बस 2 रोज के राशन का खर्चा निकल आता है। ये कचरा ऐसे 4 मकामात पर डंप किया जाता है, जहाँ पे पहले उसको आग लगाई जाती है। उसके बाद इस किस्म के लोग वहाँ से मुख्तलिफ अशिया हासिल करते हैं। यहाँ रोजाना 200 ट्रक 4,000 टन के करीब कचरा लाते हैं, जिससे 250 के करीब लोगों का रोजगार वाबस्ता है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 12,000 लोग कचरे से रोजी कमाते हैं। एक बड़ी अराजी पर फैले कचरे के करीब ही ये नूर मोहम्मद गाँव है, जहाँ की 40% आबादी इस कचरे पर पलती है। ये धात, हड्डियाँ और शीशा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की तरफ रवाना कर दिए जाते हैं, जहाँ ये खाम माल की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। कचरे से हासिल होने वाली अशिया की खरीदारी के इस गांव में 5 मराकज़ मौजूद हैं। लोया 20 रुपये ले रहे हैं हम लोग, और जो डब्बे वो 10 रुपये ले रहे हैं, और ये सिल्वर है ये 80 रुपये ले रहे हैं, 70 रुपये डब्बी चूरा ले रहे हैं। 2 करोड़ आबादी के इस शहर में कचरा उठाने और उसको रिसाइकिल करने का कोई मौसर निज़ाम दस्तियाब नहीं। इस कचरे को उठाने की जिम्मेदारी अब एक चीनी कंपनी के हवाले की गई है। इनफॉर्मल सेक्टर के अलावा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरे को उठाने के साथ साथ इसकी रिसाइकलिंग का भी मंसूबा रखता है। इस रिसाइकलिंग में से हम जो रिसोर्स रिकवरी करना चाह रहे हैं, पेपर हमारे काम के हैं, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, हमारा मेटल्स, ये हमारे रिकवरेबल हैं। उसके अलावा अब जो पूरी दुनिया में ये हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर रहा है। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं, काफ़ी कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है। ये कचरा साहिल समंदर और नदी नालों के अलावा कई वीरान इलाकों में भी फेंका जाता है, जिसका मकसद वहाँ की ज़मीन पर कब्जा करना होता है। इस तरह ये कचरा, जिससे शहरी छुटकारा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, आमदनी का वसीला बना हुआ है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। कराची के मुंतखब मेयर वसीम अख्तर ने जिम्मेदारियां संभालने के फ़ौरन बाद सफाई की मुहिम शुरू की थी। वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शहरी हुकूमत के सुपुर्द करने के हामी और चीनी कंपनी को कचरा उठाने का ठेका देने के खिलाफ हैं। हमारे साथी रियाज सुहेल के साथ गुफ्तगू में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। 12,000 टन रोज़ कराची कचरा जनरेट करता है। उसका डिस्पोज़ल सिर्फ 3-4 हज़ार टन का है। वो भी आधा रास्ते में गिरता है और कुछ नालों में चला जाता है। कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है पिछले 8 सालों से। टोटल इंतज़ामिया सुस्त रवि का शिकार है।
उसके बाद जब हम गवर्नमेंट में आए और ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, म्यूनसिपल सर्विसेज हमारे पास है, मगर गवर्नमेंट ने अपने पास एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड बना लिया। 2 डिस्ट्रिक्ट आउटसोर्स की हैं चाइनीज़ कंपनी को, ईस्ट एंड साउथ। पहाड़ हैं कराची में कचरे के, जब तक आप बैकलॉग नहीं ख़त्म करेंगे, मैंने ये सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि चाइना छोड़ें, आप जापान को भी ले आएँ, तो ये मामला हल नहीं हो सकेगा जब तक आप बैकलॉग 8 सालों का बिगाड़ ठीक नहीं करेंगे। जो ये कचरे की आपने बात की कि हर घर के बाहर कचरा है, हर घर इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो कचरे पर मबनी बिजनेस कितना है? देखिए, पूरा माफिया है कचरे के हवाले से कराची में। ये जो कचरा आपको नज़र आता है, ये जो नालों में फंसा हुआ नज़र आता है, ये माफिया का काम है। कचरे को कभी भी वो माफिया जो है वो जो डंपिंग पॉइंट है उधर तक नहीं पहुंचने देगा। वो जीटीएस जो बनाए हुए हैं वो जीटीएस नहीं है, वो अनऑथोराइज डंपिंग पॉइंट्स हैं। वहाँ कचरे को जमा कर दिया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ जगहें बना दी जाती हैं, वहाँ फिर ये अफ़गानी बच्चे, अफ़गानी लोग वहाँ उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, प्लास्टिक, शीशा, लोहा अलग करते हैं, और फिर जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ये कचरा उधर जाता है, वो पैसे बनाते हैं इसमें। मगर अफसोस गवर्नमेंट देख भी रही है, उसे पता भी है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि हम खुद क्यों ना हैंडल करें इससे। दुनिया इससे बिजली बना रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मगर डीएमसीज़ के और केएमसी के मुलाजिम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उसका प्रेशर तो आप पर आएगा? डीएमसीज़ का प्रेशर ज़ाहिर है डीएमसीज़ पे होगा, हम पे भी होगा। बहुत सारे एहतजाज हमने खुद देखे हैं और ज़ाहिर है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये इनकी जॉब्स हैं, ये नौकरियां करते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको कौन ओन करेगा? पहले ही बेरोज़गारी है इस शहर में, पूरे मुल्क से लोग आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे जो इस में काम में मशगूल हैं या इन्वॉल्व हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए, मगर इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने देखा नहीं। तो आपके ख्याल में इस कचरे की रीसाइक्लिंग मुमकिन है यहाँ पर? इस हवाले से केएमसी ने कोई मंसूबा हुकूमत को दिया है कि इस तरीके से इसको रिसाइकिल किया जाए? केएमसी का डोमेन ही नहीं छोड़ा इन्होंने, ये तो क्या मंसूबा दें? केएमसी से कोई मशवरा लेगा तो मंसूबा देगा आदमी, कोई एडवाइस देगा। कराची के मेयर मिस्टर वसीम अख्तर। और अब एक नज़र दीगर खबरों पर। पाकिस्तान में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी के सदर मुकाम पाड़ा चनार में होने वाले धमाकों और नतीजतन हलाकतों के बाद मकामी कबाइल की तरफ से दिया जाने वाला एहतजाजी धरना 7वें दिन भी जारी है। पाड़ा चनार धरने से इज़हार यकजहती के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में भी धरने और एहतजाजी जुलूस नजर आए। इस्लामाबाद में नामानिगार हारून रशीद ने भी एहतजाजी कैंप का दौरा किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चिनार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए तले बैठकर माजी में फ़ैसले करने वाले पाड़ा चिनार के ये शहरी आज शहर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। कई रोज़ से यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने ये कैंप लगाया है और ये एहतजाज कर रहे हैं पाड़ा चिनार में गुज़िश्ता जुमे को जो 2 धमाके हुए थे जिनमें 60 से ज़्यादा जानें गईं, उसके ख़िलाफ़। और ये इनका मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की जो माजी में यकीन दहानियाँ करवाती रही है उन पर अमल दरामद किया जाए। आज वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने 10-10 लाख रुपए का ऐलान भी किया इनके, लेकिन इनका एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत से बात नहीं होगी, हुकूमत के आला हुकाम से बात नहीं होगी, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इस वक्त इस कैंप में मेरे साथ शफात हुसैन साहब भी मौजूद हैं। आप इस कैंप में क्यों आए? यहाँ पे आने का मेरा मकसद यह है कि हमारी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक पहुँचे, बाकी ये ऐवान बाला जो दूसरे मुक़्तदिर हल्के हैं उन तक पहुँचे। जी, इसी उम्मीद के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाड़ा चिनार और कुर्रम एजेंसी के ये कबायली एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत उन सुनवाई ज़रूर करेगी उनकी और उनके जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ का वो मुतालबा बार बार कर रहे हैं, वो उन्हें मुहैया ज़रूर करेंगे। हारून रशीद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को हलाक करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसा करना महात्मा गांधी के उसूलों के ख़िलाफ़ है। यह बयान गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को कत्ल करने के वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाज के बाद सामने आया है।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने के फैसले की तस्दीक की है। नेटो के 13,000 फौजी पहले ही अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में नेटो के ये इजाफी फौजी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर ट्रंप के सफरी पाबंदियों के कानून की जुज़वी बहाली के बाद 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए नई वीज़ा शराइत जुमेरात से नाफिजुल अमल हो रही हैं। इन शराइत के तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के शहरियों और तमाम पनाहगज़ीनों के लिए लाजिम होगा कि वो साबित करें कि उनके करीबी अजीज़ अमेरिका में मुकीम हैं या उनके अमेरिका में कारोबारी रवाबित हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरवीन में आगे चलकर देखिएगा, लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में शाम की खाना जंगी पर मबनी तस्वीरी नुमाइश, और पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने बॉलीवुड में चेहरा नुमाई के लिए मॉम फिल्म का इंतखाब क्यों किया।
BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। शाम में तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर खाना जंगी के शोले अब भी शिद्दत से भड़क रहे हैं। इस दौरान इंतहाई परेशान कुन तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आई हैं। यहाँ लंदन के इम्पीरियल वॉर म्यूज़ियम में गुज़िश्ता दिनों एक नुमाइश में जंग से मुतासर आम लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी की गई। इसमें इनाम याफ्ता रूसी फोटोग्राफर सरगई पोनोमारेफ की तस्वीर भी रखी गई हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए इस नुमाइश के बारे में एक रिपोर्ट। जंग से मुतासरा इलाकों में लोगों को अपनी ज़िंदगी हर हाल में जारी रखनी पड़ती है। ये तस्वीर लोगों का अज़्म जाहिर करती हैं। मर्द, ख़वातीन, हत्ता के बच्चे भी जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करते हैं कि मामूलाते ज़िंदगी जारी रहें, लेकिन ये आसान नहीं होता। मेरे ख्याल में बहुत से लोग समझते हैं कि जंगज़दा इलाकों में ज़िंदगी रुक जाती है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। लोगों को मुमकिन हद तक मामूलाते ज़िंदगी जारी रखने पड़ते हैं। होम्स में ली गई इस तस्वीर में एक तबाहशुदा इमारत में बच्चों को देखा जा सकता है। ये अपने वालिदैन से बिछड़ गए हैं। शायद उनके वालिदैन मारे जा चुके हैं और वो अकेले रह रहे हैं। एक तस्वीर में हम एक नौजवान को साइकिल के साथ खड़ा देख सकते हैं। वो दूर लगी आग को देख रहा है। वो काम के बाद घर जा रहा था कि रास्ते में दमिश्क के एक इलाके में बम फट गया। ये नुमाइश दिखाती है कि इंसान इतना सख्त जान है कि वो जंगज़दा इलाकों में भी मामूलाते ज़िंदगी जारी रखने की सलाहियत रखता है। जंगज़दा शाम की कहानी तस्वीर की ज़बानी। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा अदाकार अदनान सिद्दीकी अब बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का नाम है मॉम, जो 7 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म में इनके मद्दे मुकाबले हैं अदाकारा श्रीदेवी, जबकि अदनान की बेटी का किरदार अदा किया है पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली ने। हमारी साथी हिना सईद ने अदनान सिद्दीकी से मुलाकात की, पूछा कि बॉलीवुड में चेहरा नुमाई के लिए इसी फिल्म का इंतखाब क्यों किया। वैसे पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको। अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था। रवि जो उनके डायरेक्टर हैं और उनके जो राइटर हैं गिरीश, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे रोल समझाया, उन्होंने मुझे बताया श्रीदेवी है इसके अंदर और बोनी कपूर साहब की प्रोडक्शन है। मुझे पसंद आया। सजल थी उसमें ऑलरेडी पहले से, एंड सजल को मैंने किसी को नहीं बताया कि ये मैं करने जा रहा हूँ इसमें। तो क्यों नहीं बताया आपने? कोई डर था आपको कि रिस्पांस आएगा नेगेटिव? मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जो मेरे जो एक मैंने फिल्म की थी करने जा रहा था, वो थी मर्दानी, इसके अंदर रानी मुखर्जी की। उसके अंदर मेन विलन का किरदार था मेरा, मगर जब उन्होंने वो चेंज करके पुलिस वाला किया, वो यशराज फिल्म्स की थी, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करनी। तो जिस ट्यूब मुझे ऑफ़र हुई थी वो मैंने मना कर दी। तो इस किस्म से पहले भी मुझे ऑफ़र्स आ चुकी थी और मेरा ये मानना है जब तक हो नहीं जाए जब तक ना बताओ। कैसा था एक लीडिंग लेडी, वो भी श्रीदेवी के साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना? देखिए एक प्रेशर तो था। श्रीदेवी हमारी तो मुझे तो बहुत पसंद है, उनकी मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं, क्रश भी रहा है उन पर। तो ऑफ कोर्स कि आप जिस पे क्रश रहा हो उसके साथ काम कर रहे हो तो वैसे ही आप स्टार तक तो हो जाते हैं। बड़े तरीके से संभाला भी इस बात को मैंने कि फील ना होने दूं। बट मैं आपको बता दूं,
अदाकार तो शायद वो बाद में बनी होंगी, पहले इंसान बहुत खूबसूरत है वो। यकीनन ऐसी सिचुएशन में जब आप फिल्म को प्रमोट नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ ना कुछ अफसोस हो रहा होगा। टीम होती है, मिस तो करते हैं कि वो सब बैठे हुए और हम दोनों नहीं हैं, पर यही होता है, दिमाग में आता है कि काश हालात सही होते तो हम भी उधर होते। क्या कोई और बॉलीवुड से फिल्म ऑफर्स भी आई, कोई ड्रामा ऑफर्स आई? मेरा ऑडिशन भी हुआ था एक फिल्म, आमिर खान की एक फिल्म थी सीक्रेट रॉक स्टार जिसके अंदर गिटार, तो वो वाला एक, तो बड़े ऑडिशंस हो रहे थे इस दौरान मेरे उधर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्में और मिलेंगी, मगर इन हालात में तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई ऑफ़र आएगी। या क्यों ऑडियंस को इस फिल्म को देखने आना चाहिए? देखिए, एक तो सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है ये, तो जब मैं आपको खुल के तो नहीं बता पाऊँगा, मगर मैं ये बता पाऊँगा कि पहली बात तो पाकिस्तानी इसलिए देखें क्योंकि सजल है उसमें, मैं हूँ, और फिर बताएं कि कैसा है रिस्पॉन्स, जो मुझे यकीन है कि देखेंगे। अदाकार अदनान सिद्दीकी हिना सईद से बात कर रहे थे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुँचा, मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।